आज हम लोग क्लास 12 का भौतिकी का पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 12 भौतिकी में हम लोग पहले जो है पहला जो हमारा 2 वॉल्यूम हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है वो 2 वॉल्यूम में दिया गया है। पहला वॉल्यूम में हम लोग पढ़ते हैं विद्युत जो कि आवेश से जुड़ा हुआ घटना है, और तुमको चुंबकत्व, इस पूरे जो पहला वॉल्यूम बुक है उसमें दोनों में इसी की चर्चा होती है। विद्युत चुंबकत्व इन दोनों का मिला करके है। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम लोग स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो है तुमको फिर विद्युत धारा, उससे जुड़े हुए जो है चुंबक के परिणाम होते हैं। और दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ जो कि आधुनिक भौतिकी के जो सिद्धांत हैं, जैसे कि तुमको परमाणु का क्या बनावट है, नाभिक, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कि डिवाइसेज हैं जैसे डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर, और इस प्रकार से जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल जो तुम्हारा है गेट वगैरह कह सकते हैं, लॉजिक गेट, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्लास 12 का तुम्हारा फिजिक्स का तो यही है, तुम्हारा क्लास 12 का जो भौतिकी है तो उसका यही सिलेबस है तुम्हारा। और क्लास 12 के भौतिकी का तुमको 70 नंबर का तुम्हारा आएगा, 70 नंबर का जो तुम्हारा थ्योरी पेपर से आएगा, और 30 नंबर तुम्हें जाएगा, तुमको प्रैक्टिकल से दिया जाएगा। तो ये तुम्हारा सिलेबस है, डिटेल सिलेबस भी तुम देख सकते हो। जो कि तो इसके जो आज का जो तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें तुमको तो राइस ट्यूटोरियल ऐप के आधार पर, राइस ट्यूटोरियल ऐप को से तुम जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें हमारे सारे लेक्चर देख सकते हो। तुमको जितने भी लेक्चर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे के लेक्चर मिल जाएंगे तुम्हें। हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में तुमको नोट्स भी तुम उसमें लिख सकते हो, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए तुम्हें लाभदायक होगा। जेई एडवांस, जेई मेंस, जेई एडवांस, या तुमको नीट, इन सबों की तैयारी जो करना चाहते हैं उसके लिए तुमको उस पर जो है प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसके वीडियोज़ वगैरह भी उसमें मिल जाएंगे तुमको। इस प्रकार से इस कंप्लीट ऐप के द्वारा बोर्ड का तैयारी करना हो, चाहे तुमको इंजीनियरिंग या मेडिकल के जो प्रवेश परीक्षा जो तुम्हारा है उसकी तैयारी जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए एक पूरा ऐप है जिसमें कि तुमको जितना डाउट क्लास का जो सेशन है वो भी होगा। तुमको पर्सनल गाइडेंस के लिए तुम संपर्क करना चाहते हो हमसे तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको देखोगे, उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये सब दिया हुआ है। जिस किसी भी प्रश्न में तुमको बनाने में अटक जाओ या कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट में, तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। उस ऐप पर हमारा संपर्क का जो है दिया हुआ है। तो इसी के साथ आज का हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 का पहला लेक्चर। तो क्लास 12 में जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है क्लास 12 भौतिकी में, वो पहला और दूसरा जो अध्याय है वो तुमको स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब जबकि आवेश जो है स्थिर रहता है, जब आवेश है, आवेश जब स्थिर है तो उसको स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पहला और दूसरा चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला चैप्टर का नाम है तुम्हारा विद्युत आवेश एवं विभव। चलो तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, लेकिन विभव जो तुमको अगला अध्याय है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो विद्युत क्षेत्र जहाँ तक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तुमको इलेक्ट्रिक आवेश क्या है, विद्युत चार्ज क्या, विद्युत आवेश क्या है। तो जब हम जो पहली बार जब हम लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन उदाहरण दिया जाता है आवेश के बारे में समझने के लिए। जब हम सूखे बाल को कंघी से रगड़ते हैं तो एक देखते हैं, कंघी को जब एक कागज के छोटा छोटा टुकड़ा के पास रखते हैं तो वो कागज के टुकड़े को कंघी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यह जो घटना है यह बताती है कि कंघी पर जब हम बाल से में रगड़ रहे हैं तो कंघी पर एक आवेश उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग चार्ज भी इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी दो चीज को जब हम लोग रगड़ते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है रगड़ने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो चीज़ को रगड़ा जाता है, जैसे कि जो कांच का छड़ है उसको नायलॉन के कपड़ा या रेशम के कपड़ा से रगड़ें, या प्लास्टिक के छड़ को हम लोग क्या रगड़ें,
कोई भी मतलब कि रेशम का कपड़ा या बाल से रगड़ें, तो इस तरह से क्या होगा, तुमको वस्तु आवेशित हो जाती है रगड़ने से। तो ये जो आवेश है तुम्हारा, आवेश का जो पहचान हो गया तुमको, तो आवेश यह बात है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ने से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो ये तुमको आवेश उत्पन्न करते हैं, जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश क्या हो, तुमको आवेश क्या हो गया, आवेश एक पदार्थ का एक, जैसे कि द्रव्यमान एक मौलिक गुण है, उसी तरह से आवेश भी एक मौलिक गुण है। आवेश को क्या कर सकते हैं, आवेश भी पदार्थ में जो कि रगड़ने से उत्पन्न हो सकता है, या किसी वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को दूसरे वस्तु से जब सटाते हैं तो आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं चालन के द्वारा। तो विद्युत चालन में देखिए आवेश का चालन कर लिया, एक जो चालक होता है वो एक जगह से दूसरे जगह आवेश को ले जाते हैं, तो आवेशित उस ढंग से हो सकता है। एक तीसरा भी और भी विधि है जो कि आगे हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन, उसके द्वारा भी करते हैं हम लोग, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आवेश के पहले एक छोटी सी परिभाषा लिखी जा सकती है। आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है। आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, मौलिक गुण है। द्रव्य परमाणु से बने हैं तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मौलिक कण के रूप में, मौलिक कण पाए जाते हैं, मौलिक कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है तुमको परमाणु में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर बराबर एवं विपरीत आवेश रहते हैं। दो तरह के आवेश पाए जाते हैं प्रकृति में, यह जो दो तरह के आवेश ही होते हैं, एक तुमको जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाते हैं और एक दूसरा तरह का आवेश प्रोटॉन पे पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है, न्यूट्रॉन अनावेशित कण है, पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन अनावेशित कण है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है तथा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन में विपरीत एवं बराबर विपरीत किंतु परिमाण में समान, विपरीत किंतु परिमाण में समान आवेश उपस्थित रहते हैं। इसलिए
परमाणु उदासीन होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो इस बात से यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश है वह दोनों इस तरह से जुट जाता है कि उसका कुल योग शून्य हो जाता है। तो जाहिर है कि इसके आधार पर यह कल्पना की गई कि जो एक दो मौलिक कण जो कि तुमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, उसके जो कण को एक पर अगर हम लोग जैसे कि ऋण आवेश माने तो दूसरे पर धन आवेश, तो वो एक प्रकार से कैंसिल जैसे होते हैं, गणित में जैसे जोड़ते हैं हम लोग, तो ऋण और धन जो है -2 और +2 जुट के जैसे शून्य हो जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश को हम लोग एक को ऋणात्मक और एक को धनात्मक मान लें तो उनका जोड़ क्या हो जाएगा, शून्य हो रहा है। जैसे उसी तरह से उसका जोड़ शून्य हो रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक जो है ऋण आवेशित ले लिया गया और प्रोटॉन को धन आवेशित मान लिया गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन को यह देखा गया कि यह जो है आवेश जो है बीजगणित के योग नियम का पालन करता है, और इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉन के आवेश को धन आवेश माना गया। तो ये तुम्हारा हो गया, एक पर ऋण आवेश माना गया और एक पर धन आवेश माना गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, तुम्हें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश की कल्पना की गई कि दोनों पर अलग अलग प्रकार के आवेश हैं, एक पर ऋण और एक पर धन। इस प्रकार से दो तरह के आवेश हुए, जिसका कि मान को हम लोग गणितीय दृष्टिकोण से इसको ऋण आवेश और धन आवेश मान लिया गया। अब जहां तक कि हम लोग अपने जो है तुमको जो पहला, ये तो परमाणु में क्या क्या हुआ, यहाँ तक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनकर बने होते हैं, जैसा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी बताया गया। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्या क्या होते हैं, परमाणु का जो बनावट है कुछ इस तरह का है, देखते हैं इसको। प्रोटॉन, इसमें नाभिक होता है, इसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यही रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। तो ये जो तुमको क्या हो गया, ये जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, कैसा कण हो गया, धन आवेशित। नाभिक कैसा हो गया, धन आवेशित हो गया। जब इस प्रोटॉन के आवेश को हमने धन माना तो नाभिक कैसा हो गया, धन आवेशित। ये तुमको नाभिक धन आवेशित हो गया, नाभिक धन आवेशित। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित हो गया, ऋण आवेशित। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या तुमको परमाणु में क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन हो गया, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाता है, जैसा कि रदरफोर्ड ने परमाणु के मॉडल में बताया। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने कहा, तो ये जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बिल्कुल नाभिक में बंधे होते हैं। और ये तुमको जब नाभिक में बंधे होते हैं तो ये तो नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जब कभी भी आवेश का स्थानांतरण होता है तो आवेश के स्थानांतरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि यही है बाहर, तो यही क्या हो सकता है, इधर उधर जा सकता है। तो जब दो पदार्थ को जब हम लोग रगड़ते हैं आपस में, तो उसके द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे कि वस्तुएं रगड़ने पर क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो आवेश उत्पन्न करने के 3 तरीके हैं। तो आवेशन के 3 तरीके हैं। पहला हो गया तुमको रगड़ने पर, ये तुमको परमाणु की बनावट हो गई। अब इसमें तुमको आवेशन के 3 तरीके हैं। तो आवेशन का जैसे तुमको 3 तरीका है, जिसमें कि हम लोग क्या हो गया, एक आवेशन का 2 तरीका जो कि हम लोग करते हैं पहले। और तो कुछ पदार्थ होते हैं जो कि चालक होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत को क्या कहते हैं एक स्थान पर ही रखते हैं। दूसरा होता है तुमको कुछ चालक होते हैं, कुछ विद्युत रोधी हैं, चालक और विद्युत रोधी। फिर आवेशन के 3 तरीके हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं चालक और विद्युत रोधी। तो चालक कैसे पदार्थ हो गए, ये जो पदार्थ में चालक पदार्थ में चालक एवं विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, चालक एवं विद्युत रोधी।
तो ये तुम्हारा होता गया परमाणु का बनावट हो गया। ये परमाणु के आधार पर तुमको इलेक्ट्रॉन, जाहिर के किसी भी द्रव्य को समझना है तो किसी भी मैटर को समझने के लिए पहले परमाणु को समझना पड़ता है। परमाणु से ही जब बने हुए हैं तो ये जो मौलिक कण की जहां तक बात हुई, अब की धारणा है, अभी तक जो हम लोग के क्लास 12 के जो बुक में है उसमें क्या माना गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही मौलिक कण माना गया है। लेकिन अब जो है तुमको यह भी माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किससे मिलकर बने होते हैं, कुछ एक पदार्थ से बने होते हैं जिसको हम लोग क्वार्क कहते हैं। तो चलो यहाँ पर फिर से लिख ही देते हैं इसको मिटा ही दिए, तो आप बोर्ड पर फिर से लिखते हैं इसको। तो उसको मौलिक कण अभी लेकिन हम लोग को बुक में माना गया है, तो हम लोग उसी को मौलिक कण मान के चलेंगे। क्वार्क के बारे में जो है एक एग्जांपल में भी तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में तुमको 33 नंबर जो एक पहला चैप्टर का देखोगे एनसीईआरटी बुक में, उसमें भी उसका चर्चा किया गया है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं चालक एवं विद्युत रोधी। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। विद्युतीय गुण के आधार पर, गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है। दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है, और एक तो अर्धचालक भी होता है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, बांटा जाता है। जो आवेश का चालन करते हैं, चालन या स्थानांतरण करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, वे चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं, किंतु वे पदार्थ जो कि विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, चालक कहलाते हैं। किंतु वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो इसमें जो होते हैं, इसमें जो कि विद्युत चालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त होते हैं, इसलिए वो चालक इधर से उधर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। लेकिन जो कि विद्युत रोधी होते हैं उसमें जो है नाभिक, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से बंधे हुए होते हैं, उसका आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि उससे बाहर नहीं जा पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वैसे पदार्थ क्या होंगे जो कि विद्युत रोधी होते हैं। जैसे चालक तुमको क्या होते हैं, विद्युत रोधी जैसे तुमको पदार्थ कौन कौन है, विद्युत रोधी जो कि कुछ चालक का कुछ उदाहरण है विद्युत रोधी का, जैसे हो गया तुम लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच इत्यादि, ये सब विद्युत रोधी के उदाहरण है। चालक का जैसे कि हो गया तुमको, चालक कौन कौन पदार्थ हो गया, चालक जैसे हो गया धातु में तुमको, धातु जैसे कि हो गया लोहा, तांबा इत्यादि, धातु चालक होता है। धातु उसका ग्रेफाइट एक होता है धातु में, जो कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है इत्यादि। तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया, ये धातु के चालक होते हैं। तो इसमें चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो चालन के लिए
उत्तरदायी हैं। तो ये होगा तुमको चालक और कुचालक, दो तरह के पदार्थ हो गए। अब तुमको हम लोग आवेशन कहते हैं। किसी पदार्थ को आवेशित करने का 3 तरीका है। तो हम लोग इसको एक यंत्र के बारे में से चर्चा की गई है उससे पहले, जिसको हम लोग विद्युतदर्शी कहते हैं, तो उसको भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो विद्युतदर्शी एक यंत्र है जिसमें क्या होगा, तुमको विद्युतदर्शी के द्वारा में तुमको एक यंत्र है जिससे कि आवेश को हम लोग क्या करते हैं, आवेश का हम लोग पता करते हैं कि वह वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो उसमें क्या होगा, तुमको विद्युतदर्शी एक यंत्र है जिसमें क्या करेंगे, जैसे कि उसमें क्या रहेगा, इस तरह की बनावट होगी विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप आवेश को पता करने का उपकरण विद्युतदर्शी कहलाता है, विद्युतदर्शी कहलाता है। तो विद्युतदर्शी में क्या होगा तुमको, जैसे कि यहाँ पर बनावट दिखा देते हैं, ये तुमको सिंपली समझने के लिए, जैसे कि यहाँ से एक क्या हो गया, एक ये तुमको पत्थर है, एक पत्थर है जो कि तुमको यहाँ पर रखा रहेगा, ये पत्थर टाइप का है। तो ये जैसे तुमको क्या रहेगा, ये पत्थर है तुमको, तो ये जैसे ये तुमको आगे पीछे इधर उधर खिसक सकता है, आगे पीछे ये सट भी सकता है, इधर उधर मूव कर सकता है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये धातु का, ये भी धातु का बना होगा, ये भी धातु का होगा, ये सब क्या है, धातु का बना हुआ है सब चीज़। तो धातु का पत्थर टाइप का होगा। तो बहुत ही सिंपल सा बनावट से समझ सकते हैं इसको। अपना कांच के महीने में पैक कर लीजिए, यहाँ रबर से फिटिंग कर लीजिए, वो जो कि है वो आप उसका डिजाइन बना सकते हैं। समझने का बिंदु यही है, जब यहाँ पर क्या हुआ, जब हम कोई आवेशित चीज को सटाएंगे इस घुंडी पर, तो ये जो आवेश है ये तुमको क्या होगा, जब चालक है तो आवेश यहाँ से चला जाएगा, दोनों में चला जाएगा। जब आवेश होगा तो आवेश, समान आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान आवेश जब आवेशित कण को घुंडी में सटाया जाता है, जब धातु में सटाया जाएगा, जब आवेशित कण को धातु से सटाया जाता है तो धातु की पत्ती विकर्षण के कारण दूर हो जाती है, जिससे आवेश की पुष्टि होती है। और अगर नहीं तुमको दूर हुआ तो इसका मतलब कि अनावेशित है वो। और इसमें जैसे कि आवेश का मात्रा कितना है, जितना अधिक प्रतिकर्षण होगा आवेश की मात्रा उतनी अधिक होगी। जितना ज़्यादा दूर जा रहा है उसका मतलब आवेश उतना ही अधिक है, और कम दूर जा रहा है तो आवेश कम है। अब अगर एक वस्तु को, जैसे कि अगर हम लोग जब प्लास्टिक के छड़ को या कांच उसके छड़ को हम लोग रगड़ते हैं रेशम या कपड़ा से, तो प्लास्टिक के छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है, या कांच के छड़ पर धन आवेश आ जाता है। अगर ये हमको पता है तो धन आवेशित, पहले इसको कर लीजिए प्लास्टिक के छड़ सटा करके। अब अगर उसको धन आवेशित कर ले, दूसरा जब सटाएं तो इसकी दूरी अगर घट जाए तो इसका मतलब दूसरा ऋण आवेशित है। पहले जब कांच का छड़ सटाए तो धन आवेशित हो गया, तो बाद में इसको दूसरा जो आवेश सटाए तो उससे अगर इसका फैलाव घटा तो इसका मतलब वो ऋण आवेशित होगा। और अगर फैलाव और बढ़ गया तो दूसरा भी क्या है, धन आवेशित है। इससे आवेश का तो एक चीज का अगर आवेश की प्रकृति पता है तो दूसरे के आवेश की प्रकृति भी इस यंत्र के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं आवेशन। आवेशन चार्जिंग में किसी को चार्ज लाना, किसी वस्तु को, किसी अनावेशित वस्तु को
आवेशित करने की तीन मुख्य विधियां हैं। नंबर पहला, चालन द्वारा आवेशन। जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित वस्तु के अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो आवेश दोनों पर स्थानांतरित हो जाता है। आवेश का क्या हो जाता है? आवेश स्थानांतरित होता है। आवेश तुमको एक वस्तु से, तो आवेश का तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाते हैं। इसे आवेशन कहते हैं। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं। दूसरा नंबर, रगड़ने पर आवेशन। जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो रगड़ने से वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन के वस्तुओं पर बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है? दूसरा वस्तु पे चला गया। तो उससे क्या हो गया कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा वस्तु पे चला गया तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें क्या हो गया? धन आवेश की अधिकता हो गई, तो वह वस्तु धन आवेशित हो गया। और दूसरा जो दूसरा वस्तु पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन चला गया ज़्यादा, तो इसका मतलब हुआ ऋण आवेशित हो गया। तो बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ। तो रगड़ने पर जो आवेश का जो उत्पन्न हो जाता है वो किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उस पर आवेश उत्पन्न हुआ। तीसरा तरह का जो तुमको आवेशन का घटना है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जब तुमको एक आवेशित वस्तु को दूसरे वस्तु के पास लाते हैं, जैसे एक आवेशित वस्तु है, इस पर आवेशित है, तो धन आवेशित मान लेते हैं ये वस्तु है, धन आवेशित है, ये धन आवेशित।
ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, मतलब टेबल वगैरह या किसी भी काट पर रखा हुआ है। इसके बगल में एक चालक का ये गोला है, ये चालक है, दो गोला है ए बी, चालक है ये दोनों क्या है, चालक है आपका। तो जब इसके बगल में रहेगा तो यह क्या करता है, अनावेशित है, अभी ये अनावेशित चालक है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये आवेशित है और ये इस पर कोई आवेश नहीं है। तो यह जो तुमको है कि अगर हम लोग यहाँ पर जब आवेश होगा तो क्या होगा, यहाँ पर समझें। यह जो है धन आवेश, अब इसमें जो पदार्थ है, किसी पदार्थ में तो इलेक्ट्रॉन तो सब में रहते हैं, तो यह जो पदार्थ है, यह जो तुमको है, इससे जो गोला, जो कि इसका गोला का नाम ए हो गया, इस गोला का नाम ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए गोला। तो ये जो तुमको है, इस पर जो है तुमको यह, इसमें जो ऋण आवेश है, जो कि इसको यह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो इधर की तरफ कुछ ऋण आवेश हो जाएगा। लेकिन यह तो अनावेशित है, तो एक तरफ ऋण होगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, कुछ धन आवेश आ जाएगा। तो यह गोला जो है तुमको, एक पर ऋण आवेश आ जाएगा और दूसरा पर क्या आ जाएगा, कुछ धन आवेश आ जाएगा। तो इसके प्रभाव से, जैसे कि तुमको धन आवेश इसमें हो गया, जैसे कि कांच से किसको रगड़े, कांच का छड़ और हमने रेशम के कपड़ा को रगड़ा, तो कांच के छड़ पर कैसा आ जाएगा, धन आवेश आ गया। तो ये धन आवेश को सटाना नहीं है, इससे क्या करना, अलग ही रखें। लेकिन जब इस पर धन आवेश है तो इसके प्रभाव से इस पर के सामने बगल वाला स्फीयर पर क्या गया, यह इलेक्ट्रॉन, फिर से इस बात को समझे, ये प्लस वाला किसको, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इस पदार्थ में, ये अनावेशित है हालांकि, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन जो कि होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण कि इसको इधर के पर कुछ ऋण आवेश, तो इधर पर क्या जाएगा, कुछ धन आवेशित हो जाएगा। तो यह क्या करेगा, अब जब दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पहले इसको हटा लो, अब बी को हटा लीजिए, तो बी को अगर सेपरेट कर दिए तो बी को हटा दीजिए इससे, अब तो बी प्लस क्या होगा, धन आवेशित हो गया बी, और अब ऋण आवेश इसको भी हटा लीजिए, इसको बी पर, इसको पहले और इसको हटा लेंगे तो ए पर क्या आ जाएगा, ए को सेपरेट कर लेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा ए पर। तो इस प्रकार से क्या होगा तुमको, एक दो तुमको हो गया, दो गोला हमको मिल गया जिस पर कि आवेश आ गया इसके प्रभाव से। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और अगर एक ही गोला है हमारे पास, और अगर जैसे कि इसमें एक ही गोला है सपोज दैट, तो जैसे अगर ये धन ऋण आवेशित होगा तो इस पर क्या धन को आवेशित करेंगे, ये इधर वाला ऋण आवेशित होगा। और अगर एक ही गोला है तुम्हारे पास तो क्या होगा, अगर एक ही गोला है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये धन आवेश है, इसको पहले यहाँ पर एक ही गोला है तो इसके इस साइड क्या जाएगा, ऋण आवेश, और इधर क्या जाएगा, धन आवेश, कुछ इसी में आ जाएगा। और इसको अगर जमीन से जोड़ दें, अर्थिंग कर दें, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये अर्थिंग, भूधृत कहते हैं जिसको, ये तो अर्थिंग, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये धन आवेश चला जाएगा इसमें, और ऋण जो है तुमको यहाँ पे आ जाएगा। और इसको फिर क्या कर दें, उसके बाद इसको हटा लेंगे, जो कि तुमको एग्जाम्पल नंबर 1.1 है, ये एग्जाम्पल उदाहरण 1.1 है तुमको, ये प्रश्न है तुमको कि ये जो कोई मतलब ये जो धन आवेशित है तो जिसमें क्या होगा, ऋण आवेश को ये तुमको अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके कारण कि इधर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो धन आवेश इस साइड चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लस है ये माइनस को खींचे हुए है, तो ये जमीन में नहीं जाएगा, तार से जुड़ेंगे। और बाद में तार से इसका कनेक्शन को काट लीजिए, जब तार का कनेक्शन काटेंगे तो ऑटोमेटिक ये कैसा हो जाएगा, तार से कनेक्शन काटने के बाद ये तुमको जो है ये धन आवेशित तो है ही, और ये क्या हो जाएगा तुमको ऋण आवेशित हो गया। अब जमीन से मैंने क्या हो गया, कनेक्शन हट गया, तार हटने के, भूधृत हटाने के बाद ये ऋण आवेशित ऑटोमेटिक हो गया, ये सब जगह बढ़ जाएगा। और इसको हटा लीजिए तो ऑटोमेटिक ऋण आवेशित रह जाएगा, ये इसको सेपरेट कर लिए तो एक ऋण आवेशित आपको प्राप्त हो गया, ऋण आवेश, उल्टा आवेश हो जाएगा, ये पहले ऋण आवेश था तो ये धन आवेश हो जाएगा। ये तुमको 6 में एग्जाम्पल 1.1 है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में यही हुआ, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक आवेश जब दूसरे के करीब लाया जाता है तो इसके प्रभाव से दूसरा वस्तु का आवेशित होना, दूसरे वस्तु पर आवेश उत्पन्न होना, दूसरे वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता
कहलाता है, बिना संपर्क में लाए या बिना रगड़े। तो ये के कारण दूसरा प्रावेश हो गया, जो चित्र में भी समझ में आ गया होगा कि सभी वस्तु पर ऋण और धन आवेश होते हैं, जबकि अनावेशित भी है तो उसमें ऋण आवेश और धनावेश का परिमाण बराबर होता है। तो जब यहाँ पे धन आया तो इसके लिए ऋण को अपनी ओर खींचा, तो दूसरा साइड धन ज़्यादा हो गया, एक तरफ ऋण ज़्यादा हो गया। जब अलग अलग किए तो एक पर ऋण और धन अलग अलग हो गया। और एक ही वस्तु है तो उस पर क्या कीजिएगा, अगर जबकि एक तरफ धन हो जाएगा एक तरफ ऋण हो जाएगा, एक को अगर जमीन में डाल देंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा उसके विपरीत जैसा आवेश लाएंगे उसके विपरीत आवेश उसमें प्रेरित हो जाएगा। तो इस तरह से का घटना को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रकार से तुमको क्या हो गया, ये तुमको कुछ टॉपिक जो है आज का जो पहला तुम्हारा क्लास था जो कि क्लास 12 का भौतिकी का, वो तुम्हारा प्रारंभ हो गया। इसके जैसा तुमको अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे कुछ उस पर भी जो कि एग्जाम्पल के तुम्हारा एक तो मैंने क्वेश्चन का भी चर्चा किया उदाहरण का, जिसको मैंने लिखा नहीं बल्कि समझा दिया। तुम किताब में पढ़ सकते हो उसको और एनसीईआरटी बुक में तुमको अपना पढ़ सकते हो। और राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से तुमको किसी भी चीज़ में समझने में, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो उनसे संपर्क कर सकते हो। और उस पर जो है नोट्स होगा तुम्हारा जो है जेईई मेन से एडवांस से क्वेश्चन, डाउट क्लासेज, लाइव क्लासेज या तुमको पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए भी उस पर दिए हुए लिंक, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।